गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत। जैसा आपको ध्यान है, क्रैश कोर्स के क्लासेस हम चला रहे हैं। उसमें नीट के लिए हिंदी मीडियम से हमने स्टार्ट किया था रासायनिक बलगति की, और कल तक हम उसके अंदर ऑर्डर यानी कोटि की बात कर चुके थे। दर क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, उस कारकों में सांद्रता वाला कारक हमने पढ़ा था। ठीक है, खुशबू जी, गुड्डी जी, उमेश जी, अनुराग जी, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। आज हम ताप के प्रभाव से प्रारंभ करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण भाग है। इसमें एक ऐसा समीकरण आता है जो रसायन विज्ञान के सबसे प्रचलित समीकरणों में से है, उसको हम बोलते हैं आर्रेनियस समीकरण। इसके अलावा नन समीकरण और गिब्स समीकरण। ये तीन समीकरण ऐसे हैं जिनसे कि पेपर में प्रश्न जरूर आपको दिखाई देगा। कई बार ये तीनों ही दिखाई दे जाते हैं। ठीक है बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम दूसरा कारक, सेकंड कारक से हम बता रहे हैं ताप का प्रभाव। तो देखो बच्चों, ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे हम सब टॉपिक या सब हेडिंग ले रहे हैं, कुछ हिस्सों में इसको बांट रहे हैं। ताप का प्रभाव को व्यक्त करने के लिए अलग अलग जो है पॉइंट्स के रूप में हम इसको स्टडी करेंगे। केवल किसी भी एक पॉइंट से हम सारा प्रभाव नहीं समझा पाएंगे, तो टॉपिक छोटे छोटे बांट के चलते हैं। तो पहला उसमें जो टॉपिक आता है, सभी से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ताप गुणांक। जो फर्स्ट है, इसमें जो इफेक्ट है वो ताप गुणांक कहलाता है। अब ताप गुणांक क्या होता है, ताप गुणांक किसको बोलते हैं? तो देखना बच्चों ध्यान से, इस अनुपात को हम ताप गुणांक कहते हैं। उम्मीद है आपने इसके बारे में सुना होगा। कौन क्या है मैं बता ही दूंगा। इसको हम ताप गुणांक कहते हैं बच्चों, और इसका जो मान होता है ना, वो 2 से 3 के मध्य होता है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है। अब कौन क्या है, केटी क्या है? केटी जो है वो टी ताप पर दर स्थिरांक है। टी ताप पर दर स्थिरांक है। जबकि के टी प्लस 10 क्या है, जैसा कि स्पष्ट दिख रहा है, यहां आप देखेंगे ध्यान से, आपको दिखाई दे जाएगा स्वतः कि के टी प्लस 10 जो है वो क्या है, तो उसे कहेंगे टी प्लस 10 ताप पर। ओके, यानी आपने 10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन से ताप को बढ़ा दिया। एक बात ध्यान रखना कि डिग्री सेल्सियस में यदि 10 से बढ़ाओगे तो केल्विन में भी 10 से ही बढ़ेगा ना। वो तो डिग्री सेल्सियस में यदि हम 10 से बढ़ाएंगे तो केल्विन में भी 10 से बढ़ेगा। यहां आप कोई 273 वाला फैक्टर मत यूज करने वाला है ना। 273 से कोई लेने देना नहीं है। अंतर तो समान होगा ना बच्चों, डिफरेंस तो समान ही होगा ना। 100 डिग्री से बढ़ाऊंगा तो केल्विन में भी तो 100 से ही बढ़ेगा। तो इसीलिए ये टी केल्विन ले लीजिए या डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, अब इस पर प्रश्न कैसे आता है, यानी क्या पता चला हमको इससे? हमको यह पता चला कि प्रत्येक, ध्यान से देखना बच्चों, प्रत्येक 10 डिग्री या 10 केल्विन ताप में वृद्धि करने पर जो दर है वो दुगनी से 3 गुना हो सकती है। ठीक है, वो अभिक्रिया पर निर्भर करेगी। 2 से 3 लिखा है ना वैल्यू को। अब मुद्दा यह कि क्वेश्चन कैसे आता है, प्रश्न कैसे आता है। गुड मॉर्निंग अजीत जी, चलो स्टार्ट हो गया है मामला। देखिए अब यहां फोकस कीजिए, क्या क्वेश्चन है। किसी अभिक्रिया हेतु मान लेते हैं एक रिएक्शन हमने ली, ताप 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर, 10 से हमने इसको बढ़ाया और 70 डिग्री सेल्सियस करने पर दर कितना गुना हो जाएगी? हाउ मेनी टाइम्स रेट गोइंग टू चेंज? दर कितना गुना बढ़ेगी? ठीक है, आपने 10 से 70 कर दिया, तो बताइए कि दर कितना गुना बढ़ेगी यदि ताप गुणांक का मान 2 हो। समझ रहे हैं, ताप गुणांक का मान 2 हो, इसका क्या मतलब है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जो दर है वो दुगना हो जाती है। हर 10 डिग्री के साथ जो दर है वह दुगना हो जाती है। सिंपल है, कुछ नहीं बताया। मैं ताप के प्रभाव को व्यक्त करना चाह रहा हूं। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है दर पर? जो दर नियतांक पर प्रभाव पड़ेगा ना बच्चों, वही दर पे पड़ेगा।
दर नियतांक यदि, देखिए आप कह सकते हैं कि सर दर नियतांक तो नियतांक होता है, ऐसा बता रहे थे आप, तो बिल्कुल सही बता रहे थे भाई। दिए गए ताप पर वो नियतांक है। टेम्परेचर के साथ तो बदल सकता है, किसी दिए गए टेम्परेचर पर एक रिएक्शन के लिए वह कांस्टेंट है, समय के साथ नहीं बदलेगा। लेकिन यदि टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो बदलेगा। तो जैसा असर दर स्थिरांक पर पड़ेगा वही असर दर पर पड़ेगा। यदि दर नियतांक दुगना कर दिए ना तो दर भी दुगनी हो जाएगी। समझ रहे हैं टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या देखना है। अब उसमें पहला भाग है ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है? ताप गुणांक कुछ नहीं है, 10 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाया तो के पर क्या असर हुआ, वही आपका ताप गुणांक है। और इसका मान आमतौर पे 2 से 3 के बीच में होता है। 2 से 3 के बीच में होता है, 2 से 3 के बीच में होता है। जैसे इस रिएक्शन में हमने कहा है कि ताप गुणांक का मान कितना है, 2 है। यानी हर 10 डिग्री के साथ अभिक्रिया की दर दुगनी होती जाती होगी। तो 10 से 70 किया है तो दर में वृद्धि कितनी होगी बता सकते हो? यहां क्या कहूंगा मैं कि जो दर में वृद्धि होगी वो कितनी होगी बच्चों? वो होगी 2 की पावर 6 हो जाएगी बेटा। और 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? आप 6 बार 2 का गुणा कर दीजिए, यानी कि ये आपका आता है 64 टाइम्स, 64 गुना बढ़ जाएगी। हर 10 डिग्री के साथ यदि वह दुगुनी होगी तो टोटल तापमान यदि 60 डिग्री से बढ़ा दिया तो 2 की पावर 6 कर देना। क्लियर है ना? 2 की पावर 6 कर देना। हर बार 10 डिग्री के साथ यदि वो दुगना होती है, देखिए नहीं तो ऐसे समझ लीजिए, यदि इसमें दिक्कत आती है तो आप ऐसे समझ लो कि ये आप टेम्परेचर लिख दो, इससे आसान तो कोई तरीका होगा नहीं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 ऐसे लिख दो बच्चों, ठीक है। हर बार क्या करते चलो, दुगनी, यहां से यहां भी दुगनी, यहां से यहां भी दुगनी, हर बार आपको दुगना करते हुए चलना है बेटा इसको। तो आप देखिए टोटल 64 गुना बढ़ जाएगी ना। हर 10 डिग्री के साथ दुगना होती है, हर 10 डिग्री के साथ दुगना होती है। 2 से 3 के बीच में हो सकती है, लेकिन इस अभिक्रिया में मेंशन कर रखा है ना कि इसका जो ताप गुणांक है वो 2 है। यदि इस अभिक्रिया में वो कहता कि ताप गुणांक का मान 3 है तो आप हर 10 डिग्री के साथ उसे 3 गुना करते जाते। ये एक रफ आइडिया देता है, ताप गुणांक जो है वो एग्जैक्ट नहीं दे रहा, जस्ट एक रफ आइडिया देता है। इसीलिए तो ताप के असर को हमें अलग अलग सब हेडिंग में पढ़ना होता है। उसमें पहली हेडिंग मैंने क्लियर की है कि ताप गुणांक क्या चीज है। क्या बताया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर दर नियतांक में हुई वृद्धि। दर नियतांक में हुई वृद्धि, इसका सीधा सीधा मतलब है दर में हुई वृद्धि। बिल्कुल सही है 64, हरिओम जी सही कह रहे हैं, सुरेंद्र जी बिल्कुल सही है, सभी ने 64 जवाब दिया है। यानी हर एक 10 डिग्री के साथ ताप बढ़ाने पर दर दुगनी होने पर यदि ताप 60 डिग्री से बढ़ा दिया जाए, 10 to 70, 60 का अंतर आया ना, यदि अंतर 80 का होता तो आप 2 की पावर 8 लगा देते। क्लियर है ताप गुणांक। दूसरा टॉपिक, दूसरा हेडिंग जो हमको ताप के प्रभाव को समझने में मदद करती है, एंड दैट सेकेंड हेडिंग इज एक्चुअली, इसको हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। निश्चित तौर पर आपने इसके बारे में सुना होगा। सक्रियण ऊर्जा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम EA से बताते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? देखिए, एक रिएक्शन को होने के लिए जो अभिकारक हैं उनको कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। अभिकारक से प्रोडक्ट बनाना, यही तो रिएक्शन होती है। अब अभिकारक को कुछ ऊर्जा चाहिए होती है जिससे वो प्रोडक्ट में बदले, उसी को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। आप पूछ सकते हैं कि सर अभिकारक को ऊर्जा क्यों चाहिए होती है? बहुत सिंपल सी बात है। अभिकारक को ऊर्जा इसलिए चाहिए कि किसी भी अभिक्रिया में क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना। निश्चित तौर पर पहले किसी भी अभिक्रिया में बॉन्ड ब्रेक होते होंगे। भाई मैं H2 और Cl2 से HCl बनाना चाह रहा हूं, तो पहले पुराने बॉन्ड तोड़ोगे तभी तो नए बॉन्ड बनाओगे। यानी किसी भी अभिक्रिया में पहले बॉन्ड टूटता है फिर नया बनता है।
जब बॉन्ड टूटता है तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना। अपने आप कैसे हो जाएगा बताइए? हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करानी है मुझे, तो H और H, Cl और Cl के बीच का बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ेगा। पहले बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है वह सक्रियण ऊर्जा है। यानी हर प्रकार की अभिक्रिया में हमें पहले एनर्जी लगानी ही होती है। आपने ऐसे दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी, एक ऊष्माशोषी होती है, एक ऊष्माक्षेपी होती है। सभी को ध्यान होगा। ऊष्माशोषी में आप बोलते हैं कि हीट लगानी होती है, ऊष्माक्षेपी में आप बोलते हैं कि हीट निकलती है। तो ये बात इस बात से मैच नहीं कर रही कि हर एक में ऊर्जा लगानी है। आप बात को समझो, चाहे ऊष्माक्षेपी हो चाहे ऊष्माशोषी हो, दोनों में ऊर्जा तो लगानी पड़ेगी ही। फिर बाद में निकलने वाली ऊर्जा कितनी है उस पर निर्भर करेगा बच्चों कि फाइनली हीट लगती है कि ये निकलती है। देखो एक उदाहरण से बता रहा हूं, इस पर मैं आ जाऊंगा। एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान देना भाई। देखो जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, और तू यहां खड़ा हुआ है, ये तू है, ठीक है, क्लियर है? अब तुझे यहां चढ़ना है, यहां जाना है, तो ये तो ऊर्जा आवश्यक है ना। इसको यहां जाने के लिए ऊर्जा तो आवश्यक है कि नहीं? बिना ऊर्जा लगाए ये प्राणी यहां कैसे पहुंचेगा? ठीक। अब ये फिर नीचे भी जा रहा है, ये ऊंचाई इसमें बढ़ रही है, फिर ये नीचे जा रहा है। अभी नीचे यदि यहां चला जाए, ये देखिए यहां चला जाए यहां तक, तो इसकी और इसकी स्थिति की तुलना करूं तो यहां से यहां तो इसकी जो ऊर्जा है और भी कम होगी ना। यहां पहले चाहिए थी पर वो बहुत ज्यादा नीचे उतर गया। आप पहाड़ी पे चढ़े और एकदम नीचे उतर गए तो आप पहले की स्थिति से भी नीचे आ गए, लेकिन स्टार्टिंग में तो चढ़े कि नहीं चढ़े। और एक केस क्या हो सकता था? एक केस ये हो सकता है, ये देखिए ये प्राणी यहां है, ठीक है, ये यहां पहुंचा और फिर ये यहां पहुंचा। अब आप देखो यहां भी तो ऊर्जा तो चाहिए ही ना, यहां भी ऊर्जा चाहिए, पर ओवरऑल वो उतना नीचे नहीं गिरा, फिर निकली उतनी नहीं, तो फाइनली ऊर्जा बढ़ गई या फाइनली एनर्जी घट गई। इसमें ऊर्जा घट रही है, इस प्रक्रम में ऊर्जा बढ़ रही है। इसको और थोड़ा नीचे कर लेता हूं, इस प्रक्रम में ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन दोनों में ही पहले तो ऊर्जा लग रही है, ठीक है ना, पहले तो ऊर्जा लग रही है। वैसे ही जब कोई रिएक्शन होती है ना तो आपको पहले एनर्जी लगानी पड़ती है, बाद में एनर्जी रिलीज होती है। पहले लगानी क्यों पड़ती है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बाद में क्यों निकलती है? बॉन्ड के बनने के कारण। अब लगाने वाली ऊर्जा ज्यादा हो, लगने वाली ऊर्जा ज्यादा हो, निकलने वाली कम हो तो प्रोसेस ऊष्माशोषी हो जाता है। लगने वाली ऊर्जा कम हो, निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा हो तो प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो जाता है। लेकिन दोनों में पहले तो ऊर्जा लगानी ही पड़ेगी। क्लियर है? दोनों में पहले तो ऊर्जा लगानी ही पड़ेगी। तो ये तो जस्ट एक बेसिक एग्जांपल थे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको अब हम केमिकली देखने जा रहे हैं, ये तो मैंने जस्ट समझने के लिए बनाया। अब केमिकली क्या होता है देखो, मैं एक प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूं, उस पर ध्यान देना बच्चों, काम आता है ये प्लॉट। ये देखिए, ठीक है, यहां स्थितिज ऊर्जा ली गई है, ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और यहां अभिक्रिया की प्रगति या अभिक्रिया निर्देशांक आप समझते होंगे, ये अभिक्रिया की प्रगति को बताता है कि कैसे कैसे अभिक्रिया आगे बढ़ रही है। इन दोनों के बीच का ये प्लॉट है। ये प्लॉट मान लेते हैं कुछ ऐसा आ रहा है, देख लो बच्चों, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब देखना, यहां जो ये टोटल ऊर्जा चाहिए ना, यहां से यहां तक देखो, और यहां कौन होता है? ये बीच में सक्रिय संकुल, ठीक है। अब ये जो कुल ऊर्जा चाहिए इसको तो बोलते हैं दहली ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं दहली ऊर्जा।
ध्यान से समझना, ये तो आपकी दहली ऊर्जा है, ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक। अब इस कुल ऊर्जा में से इतनी तो पहले से इसके पास है, तो जो अतिरिक्त चाहिए ना उसको बोलते हैं क्या, सक्रियण ऊर्जा। यानी अभिकारक को जो चाहिए, अभिकारक को जो चाहिए उसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो यहां एक सूत्र भी बन जाता है फिर सक्रियण ऊर्जा का कि E A बराबर, क्या सूत्र होता है, ये आपने पढ़ा होगा पहले, सक्रिय संकुल की ऊर्जा। सक्रिय संकुल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है ना बच्चों, तो ये कह सकता हूं सक्रिय संकुल की ऊर्जा, और इसमें से माइनस कर दूंगा मैं किसको, अभिकारक की ऊर्जा को। ये समझ लीजिए, ये एक सूत्र बन गया है, सक्रिय संकुल की ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा, इसको सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसको इतनी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए तभी ये प्रोडक्ट में बदलेगा। ये ऊर्जा क्यों चाहिए, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये यहां से ऊर्जा क्यों निकल रही है, क्योंकि बॉन्ड बन रहे हैं, जब भी बंध बनते हैं तो ऊर्जा निकलती है, इसलिए तो स्थायित्व आ जाता है। हम ये रासायनिक बंधन में पढ़ते हैं ना कि बॉन्ड को बनते समय एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए तो बंध बना के स्थायित्व प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम को हम ऊष्मा शोषी के लिए कैसे बनाएं, ऊष्मा क्षेपी के लिए कैसे बनाएं, बहुत ध्यान से देखना। यहां हमने ऊष्मा क्षेपी या शोषी पर कोई ध्यान नहीं दिया था, अब मैं बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। अब जो प्लॉट बन रहा है वो आपके काम आएगा। देखिए, ए ऊष्मा शोषी हेतु। अब मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से कि ऊष्मा शोषी में किसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की ऊर्जा ज्यादा होती है कि अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा होती है। कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए कि ऊष्मा शोषी प्रक्रम में, ऊष्मा शोषी प्रक्रम में किसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, उत्पाद की ज्यादा होती है कि अभिकारक की ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है कि रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। इंग्लिश मीडियम की क्लास नीट की कल से होगी अगले 3 दिन तक, ठीक है, फिर मंडे से वापस हिंदी वालों का नंबर आएगा। मुझे बताइए कि जब ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है तो किसकी ज्यादा ऊर्जा होती है, प्रोडक्ट की होती है कि रिएक्टेंट की होती है, प्रोडक्ट की होती है कि अभिकारक की होती है, बताइए फटाफट, इसमें से क्या करना है। ठीक है, राजकुमार जी प्रोडक्ट कह रहे हैं, खुशबू जी प्रोडक्ट कह रहे हैं, वेरी गुड। मीना जैन ने आर कहा है, मतलब रिएक्टेंट कैसे होगा बताइएगा। ठीक है, प्रोडक्ट, ज्यादातर लोग प्रोडक्ट ही कह रहे हैं। जयप्रकाश जी प्रोडक्ट है, इंदिरा राम जी भी ने प्रोडक्ट कहा, हरिओम जी ने अभिकारक कहा है, कैसे होगा अभिकारक बताइए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। चलो देखिए, ज्यादातर प्रोडक्ट कह रहे हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, मैं बता दे रहा हूं, यहां पर डायग्राम से बता दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, अब देख लो, डायग्राम से बता दे रहा हूं, समझना। ये है, देखो इसको, ये वही पोटेंशियल एनर्जी पीई से बताते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों, और ये आपका वही रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, अभिक्रिया निर्देशांक। अभिक्रिया निर्देशांक का मतलब अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन है एक तरह से। अब देखो, ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये जो अंतर है ना दोनों के बीच का, वो डेल्टा एच है, और ये 100% क्या है यहां पर, पॉजिटिव। प्रोडक्ट की ऊर्जा ज्यादा होगी रिएक्टेंट से, तभी तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी घटा देते हैं। तो ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ऊष्मा शोषी प्रक्रम का मतलब सुन लेना, प्रोडक्ट की ऊर्जा ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तभी तो मैं कहता हूं ओवरऑल रिएक्शन में कि यहां से यहां जाने में, आप सोचो यहां से यहां जाने में ऊष्मा लग रही है कि निकल रही है बच्चों। फाइनली क्या हो रहा है, यहां से यहां जाने में ऊष्मा लग रही है ना मुझे, हालांकि यहां लग रही है और यहां निकल रही है, लेकिन यहां से यहां रिजल्ट, ये इधर से इधर देखो, यहां से यहां जाऊं तो ऊष्मा लग रही है कि नहीं, तो तभी तो कहते हैं ऊष्मा शोषी प्रक्रम में ऊष्मा लगती है, ठीक है ना। तो ये जो फाइनल है वो अपर होगा, ऊपर होगा, ठीक। अब देखो, इसमें तो हम दो तरह की ऊष्माओं को या ऊर्जाओं को डिफाइन कर सकते हैं। दो तरह की ऊष्मा कौन सी हो जाएगी इसमें, देखो ये आ जाएगी आपकी ई ए अग्र, अग्र प्रक्रम की सक्रिय ऊर्जा, और ये आ जाएगी आपकी ई ए पश्च, पश्च प्रक्रम की सक्रिय ऊर्जा।
तो इस डायग्राम से मैं क्या निष्कर्ष लिख सकता हूं वो समझना बच्चों, यहां ध्यान देना। इस डायग्राम से क्या क्या निष्कर्ष आते हैं। पहली बात, प्रोडक्ट की ऊर्जा ज्यादा होती है अभिकारक से, डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है, और ई ए अग्र का मान ज्यादा होता है ई ए पश्च से। ये तीन निष्कर्ष हैं, देख लीजिए। इसमें कोई दिक्कत लगती है तो बताइए। ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए ये तीनों निष्कर्ष आपको समझ में आने ही चाहिए, तीनों निष्कर्ष क्लियर होने चाहिए। सिंपल सी बात है, ऊष्माशोषी है यानी प्रोडक्ट ऊपर होगा रिएक्टेंट, तभी तो यहां से यहां जाने में ऊष्मा लग रही है ना बच्चों। हालांकि ये लगने वाली ऊष्मा, ये निकलने वाली ऊष्मा है। लगने वाली ऊष्मा ज्यादा है, निकलने वाली ऊष्मा कम है, इसीलिए फाइनल रिजल्ट में ये ऊपर है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऊपर है फाइनल रिजल्ट में, यानी कि अग्र प्रक्रम की ऊष्मा ज्यादा है, पश्च की कम है। इसका क्या मतलब है? अग्र पश्च क्या, जब आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो आपको ज्यादा ऊष्मा लग रही है, और जब बन रहे हैं तो कम ऊष्मा निकल रही है, तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। इसी को मैं ऊष्माक्षेपी के लिए भी बनाऊंगा अभी, ठीक है ना। ये ऊष्माशोषी के लिए बना दिया है, ऐसा ही ऐसा प्लॉट हम ऊष्माक्षेपी के लिए भी बनाएंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों। देखना मैं जो बता रहा हूं आप समझना है इसको, ठीक है। देखिए ऊष्माक्षेपी और देख लो, हो सकता है उससे भी और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी के लिए क्या करना है, ऊष्माक्षेपी के लिए क्या करना है। देखिए बी जो मैं यहां बता रहा हूं वो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हेतु। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए हमें क्या करना है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हेतु हमें क्या करना है, देख लो यहां कैसे मैं इस डायग्राम को बनाऊंगा बच्चों, देखना। निश्चित तौर पर यहां उल्टा होने वाला है, वो तो कंफर्म है। ये वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस अभिक्रिया निर्देशांक। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी है तो क्या होगा, देखिए ये चित्र ऐसे बनेगा ना बेटा। क्या पता चला भाई किसकी एनर्जी ज्यादा है, यहां रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट से। तो ये जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, डेल्टा एच। और ये डेल्टा एच इस समय क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और देखो यदि सक्रिय ऊर्जा परिभाषित करना चाहूं तो वो भी मैं कर सकता हूं यहां से। कैसे, देखो ये देखो, ये क्या है, ई ए अग्र है, और ये क्या है, ई ए पश्च है। कौन सी ऊर्जा आपको ज्यादा नजर आ रही है, ई ए पश्च ज्यादा दिख रहा है किससे, ई ए अग्र से। ठीक है, ई ए पश्च ज्यादा है, जो फॉरवर्ड है वो कम है। क्या कहते हैं इसको हम, देखिए ये कॉमन वर्ड लिख दे रहा हूं, अग्र मींस क्या होता है, फॉरवर्ड, ओके। पश्च मींस क्या होता है, बैकवर्ड। हिंदी में अग्र पश्च ही लिखा होता है बेटा, एग्जाम में भी वही लिखा आएगा। आगे पीछे यूं नहीं लिखेगा कि आगे की अभिक्रिया न पीछे की अभिक्रिया, अग्र और पश्च ही आएगा बेटा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक, देखिए ठीक। ये अब यहां मैं सवाल बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। डायग्राम बना के ही क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे आसान बात क्या होती है कि चित्र बनाएंगे और प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। पेन चलाना ही नहीं है, चित्र बनाने में तो चलाना है, बिना पेन चलाए चित्र कैसे बन जाएगा भाई, फॉर्मूला नहीं लगाना कोई, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं ये कहूं, फॉरवर्ड दे रखी है, बैकवर्ड पूछिए बच्चों। पहली चीज ये डिसाइड करना होगा, पहला काम हमारा ये होगा कि हम ये पता करें कि प्रक्रम एक्सो है कि एंडो है। एक्सो एंडो मींस ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला काम ये है कि एंडो एक्सो का पता किया जाए। बताइए मुझे कि प्रोसेस
एंडो है कि एक्सो है? एंडो मींस ऊष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक मींस ऊष्मा छेपी। तो बताइए पहले ये एंडो है कि एक्सो है? एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? कमेंट करें जो यहां दिया है उससे। ये आपको दिया है कि ए से बी प्लस 30 किलो कैलोरी, ये प्रक्रम ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी है? एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? सबसे पहले ये हम बात कर रहे हैं। राजेश जी इंग्लिश मीडियम का कल से अलग सेपरेट चला रहे हैं ना? कल आपका 4th क्लास होगी केमिकल काइनेटिक्स में, नीट इंग्लिश मीडियम के लिए ही होगी, ठीक है ना? उसमें सारे टर्म्स आपके केवल इंग्लिश मीडियम में यूज किए जाएंगे। हिंदी में तो हम फिर भी बाइलिंगुअल यूज कर लेते हैं, हिंदी भी लिखते हैं साथ में इंग्लिश भी लिख देते हैं, ठीक है ना? ठीक है, एक्सो 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 ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं एक्सो, माही जी ने बोला है एंडो, किरण जी ने 100 किलो कैलोरी आंसर बताया है, ठीक है? तो ज्यादातर बच्चे एक्सो के फेवर में हैं। बिल्कुल यह एक्सोथर्मिक है बच्चों, ये प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। देखो ये 30 यहां जुड़ा हुआ होता, A + 30 A + 30 होता तो मैं एंडो कहता ना। ये +30 यहां होता कि A 30 किलो कैलोरी ऊष्मा देते हैं जब B में बदलता है, तब होता ना। अभी फिलहाल तो ये क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। बस ठीक है, ये डिसाइड होते ही आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जस्ट डायग्राम बनाना है, देख ले इधर, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सीधा चित्र से ये प्रश्न हो जा रहा है बच्चों। ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपका यहां अभिक्रिया निर्देशांक जो हर हमेशा हम ले रहे हैं, हर प्लॉट में हम इसी को ले रहे हैं बेटा। और यहां अब क्या डायग्राम बनने वाला है देखो, क्योंकि एक्सो है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे बना दूं, बनाऊंगा ना। ये आपका A है, ये B है। देखो आपको क्या दे रखा है? पहली बात आपको ये मान दे रखा है ना, ये अंतर दे रखा है ना। ये अंतर कितना है? 30 किलो कैलोरी है ना। ये अंतर दे रखा है 30 किलो कैलोरी है ना। ये मान दे रखा है ना। ये मान कितना दे रखा है? फॉरवर्ड दे रखे हैं ना बेटा। फॉरवर्ड कितना है? 70 किलो कैलोरी। ये आपका कितना दे रखा है? 70 किलो कैलोरी। और आपसे ये पूछा हुआ है, इसी को कहते हैं EA बैकवर्ड। तो ये अपने आप कितना आ गया? 100 किलो कैलोरी। देखिए हमने इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, कोई फॉर्मूला नहीं आया है, सीधे सीधे केवल इस डायग्राम, ये 70 ये 30 है तो जोड़ तो 100 ही आएगा ना, योग कर दिया सीधे सीधे हमने उसको। इसमें किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी है, केवल डायग्राम से ही क्वेश्चन हो गया। केवल डायग्राम सही बनाना चाहिए, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की पहचान सही होनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है सबसे पहली कि आप सही पहचान लें कि एंडो क्या है और एक्सो क्या है। फर्स्ट थिंग ये चाहिए, ठीक है? 100 बिल्कुल सही है, ज्यादातर बच्चे सही कह रहे हैं। एक सवाल और करा देता हूं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन और देखिएगा क्या है क्वेश्चन, देखना। अगला प्रश्न वो ये है कि मान लेते हैं ऐसी रिएक्शन हमने लिखी, ठीक, और इसमें हमसे कहा गया कि भाई EA अग्र जो है बेटा वो आपका 90 किलो कैलोरी है। अग्र मींस फॉरवर्ड। और पूछा गया कि EA बैकवर्ड यानी पश्च बताइए ये कितना है, ये बताना है। फिर से वही बात पहचान में आना चाहिए कि प्रोसेस कैसा है। तो निश्चित तौर पर यह एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यह ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, ये है, ये 40 में इधर लेके आ जाऊं तो ये हो गया ना ऊष्मा शोषी। और यू कैन कॉल इट एज एंडोथर्मिक। इसको हम ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक बोल सकते हैं ना। तो ए ने 40 किलो कैलोरी ऊष्मा ली और बी में बदला, ठीक, तो एंडोथर्मिक हो गया। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी? एंडोथर्मिक है तो बी की एनर्जी ज्यादा बनाऊंगा ना ए से, यही तो मतलब होता है एंडोथर्मिक होने का। अब आप देखिए कैसा डायग्राम बनेगा, इसके लिए कैसा प्लॉट बनाऊंगा मैं। यहां देखो ये है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है,
ये आपका अभिक्रिया निर्देशांक, वही चीज है जो अब तक यूज कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इसमें डायग्राम कैसे बनाओगे, क्योंकि ऊष्मा शोषी है, इसका मतलब ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, हुआ ना। और ये जो ऊष्मा का बदलाव दे रखा है आपको, ये जो एनर्जी है ये कितनी देर की है, 40 किलो कैलोरी। आपको कोई साइन यूज नहीं करना है इसके अंदर, केवल आपको वैल्यू यूज करनी है, साइन की कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम कोई फॉर्मूला थोड़ा लगा रहे हैं, हम तो डायग्राम बना रहे हैं बच्चों। डायग्राम में काहे का साइन आएगा, इधर तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू चल रही है ना, तो इसमें कोई साइन नहीं लिखने आए, सीधा अंतर लिख दीजिए आप तो। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया है, आपको फॉरवर्ड की ऊष्मा दे रखी है, ए प्लस 40 किलो कैलोरी है, तो आपको ये दे रखी है फॉरवर्ड 90। इसका मतलब आपको ये मान दे रखा है ना बच्चों, ये मान दे रखा है ना, ये देखो ये 90 किलो कैलोरी आपको दे रखा है। आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है, यस बिल्कुल सही है मनीष जी, उमेश जी सही बताया है। ये कितना आ गया आपका, ये ई ए बैकवर्ड आ गया 50 किलो कैलोरी, ये आपका आंसर हो गया। फिर से हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, केवल डायग्राम बताकर काम चल रहा है। डायग्राम बनाना तो बहुत ही आसान है, आप इजीली बना लेंगे, कोई डायग्राम में ध्यान नहीं रखना है, केवल एंडो एक्सो पहचान में आना जरूरी है, आगे का कार्यक्रम बहुत आसान है। जयराम जी 130 नहीं आएगी, जलराम जी देखो ये 90 है, ये 40 है, इसका मतलब वो 50 डिफरेंस आएगा ना, जोड़ेंगे क्यों बताइए। ठीक है 50 बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, देख लीजिए। फिर आगे बढ़ रहे हैं, तीसरे हिस्से पर आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम याद दिला दूं, ताप के प्रभाव को पढ़ रहे हैं बच्चों। ताप का प्रभाव दो हेडिंग में अभी तक पढ़ा है। पहला होता है ताप गुणांक। ताप गुणांक एक रफ आइडिया देता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाऊं तो दर कितना गुना बढ़ जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा सक्रियण ऊर्जा, और ये जाना कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको हम सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। एंडो होने का मतलब, एक्सो होने का मतलब हमने जान लिया। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, पूरी काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आरेनीय समीकरण। प्रश्न लगभग तय है कि आता ही है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। देख लीजिए क्या होता है आरेनीय समीकरण, तीसरा हिस्सा माना जाएगा ताप के प्रभाव को समझाने के लिए, आरेनीय समीकरण। ठीक है, अब ये क्या है देखो। पहली बात तो आरेनीय समीकरण किसके बीच में संबंध है, तो के व ताप के मध्य रिलेशन ये देता है। ठीक, क्या रिलेशन आता है, के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है। इसके 3 रूप चलते हैं बच्चों। कौन क्या है पहले ये जान लो। तो के तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं दर स्थिरांक है, कोई नई बात नहीं। ए क्या है, आरेनियस पैरामीटर कहते हैं इसको, आरेनियस पैरामीटर कहते हैं इसको, या इसको हम आवृत्ति कारक भी कहते हैं, या इसको हम पूर्व चर घातांक, आप जानते हैं ना ई चर घातांक है, तो इसको हम पूर्व चर घातांक यानी चर घातांक से पहले ये भी कहते हैं इसको। इसमें यस आरएनएस इक्वेशन हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा से इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, हमेशा से आते हैं इसमें। सही याद कर रहे हैं रश्मि जी, हमेशा से इस पर क्वेश्चन आते हैं। आरएनएस पर, नर्न्स्ट पर और गिब्स पर, ये 3 समीकरण पर क्वेश्चन ना आए ऐसा लगभग नहीं होता, कई बार तीनों पे आ जाता है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या देखना है अपन को, ये सबसे महत्वपूर्ण पद में लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान कीजिए। माइनस ई ए अपॉन आर टी, दिस इज व्हाट, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये कहलाता है सक्रिय अणुओं का अंश। इसको समझना बच्चों, सक्रिय अणुओं का अंश। अब बात यह है कि सक्रिय अणुओं का अंश का क्या मतलब है। इसका मतलब है जिनकी ऊर्जा, ऐसे अणु का अंश जिनकी ऊर्जा जो है या तो ज्यादा हो या बराबर हो, किससे, सक्रिय ऊर्जा से, उसको बोलते हैं हम सक्रिय अणुओं का ऊर्जा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुन लो।
जैसे पास होने के लिए 33% चाहिए, ठीक, 33% या उससे ज्यादा पास है, उससे ज्यादा, उससे कम रह गए तो फेल है। रिक्वायर्ड परसेंटेज फिक्स है। तो जिन भी बच्चों के 33 या उससे ज्यादा होंगे उनको एक्टिव बोल दिया है, वो एक्टिव है, सक्रिय है, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो अगली क्लास में जा सकते हैं। वैसे ही किसी रिएक्शन के अंदर सारे अणु एक्टिव नहीं कहला सकते, केवल वे अणु जिनके पास मिनिमम एनर्जी है, जिसको सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, या उससे ज्यादा है। और ऐसा थोड़ी ना है कि मैं 50% ले आया तो फिर गड़बड़ हो गई, 33 लाने थे। 33 या उससे ज्यादा, 33 या उससे ज्यादा, सब सक्रिय, सब अगली कक्षा में जाएंगे। वैसे ही वे अणु जिनके पास 33 की जगह यहां सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा है, वो आगे जाएंगे, वो प्रोडक्ट में बदलेंगे। यदि 33% से कम है, सक्रिय ऊर्जा से कम है, तो वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। ये सक्रिय ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है। तो ये अंश है। अंश मतलब समझते हो? मैंने कहा कि एक क्लास में परीक्षा आयोजित हुई, उसमें 70% बच्चे पास हुए। ये अंश हुआ ना 33% से ज्यादा वालों का। 70% बच्चे पास हो गए, इसको बोलेंगे पास होने वाले बच्चों का अंश या फ्रैक्शन या परसेंटेज, 0.7। वैसे ही किसी अभिक्रिया में सारे अणुओं के पास आवश्यक ऊर्जा नहीं होती है बच्चों। जिनके पास होती है उनको सक्रियण अणु का अंश में रखा जाता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है वो समझो। ताप बढ़ाते ना तो ऐसे अणुओं का अंश बढ़ जाता है। ताप बढ़ाना मतलब ऊर्जा देना ही हुआ ना बच्चों। ऊर्जा देंगे तो ज्यादा ऊर्जा वाले यानी सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे आपने बहुत मेहनत करवाई बच्चों को, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की, तो उन बच्चों का प्रतिशत बढ़ जाएगा ना जो पास हुए। ये मेहनत, ये ऊर्जा, ये आप ऊर्जा दोगे, मेहनत करोगे तो ऐसे बच्चों का प्रतिशत बढ़ जाएगा जो पास हो रहे थे। वैसे ही यहां पर जब आप ताप देंगे, ऊर्जा देंगे, तो ऐसे अणुओं का प्रतिशत बढ़ जाएगा जो अभिक्रिया दे सकते हैं। तो इसे बोलते हैं सक्रिय अणुओं का अंश। सारा खेल आरएनए समीकरण में इसी का है बच्चों, सक्रिय अणुओं का अंश ही है। अब देख लो ताप बढ़ाने पर क्या असर पड़ता है। यहां मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, इसको बढ़िया डब्बे में बंद करके समझ लेना। ये लॉकडाउन कर दिया मैंने इसका, देख ले। ताप बढ़ाते हैं ना बच्चों तो EA/RT ये कम हो जाता है। ध्यान रखना कि यहां EA को स्थिर माना गया है ताप के साथ। आरएनए समीकरण में सक्रिय ऊर्जा को कांस्टेंट माना गया है। आपको भी कांस्टेंट, प्रश्न पूछे जाने पर कांस्टेंट ही बताना है आपको, अधिक उसमें बुद्धि नहीं लगानी है। ये कम होगा तो ये मुझे बता दो कि भाई ये माइनस की पावर यदि कम होती है तो वो वैल्यू तो बढ़ रही होती है ना। और यदि ये चीज बढ़ जाएगी तो K बढ़ जाएगा ना, और K का बढ़ना ही तो दर का बढ़ना है। तो मैं क्या कह सकता हूं सीधे सीधे सिंगल लाइन के आरएनएस क्या कहता है? ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है? सक्रिय अणुओं के अंश में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जब वृद्धि हो जाती है तो इससे दर भी बढ़ जाती है। सक्रिय अणुओं के अंश में वृद्धि होने पर दर भी बढ़ जाती है। क्लियर है? आरएनएस इक्वेशन का क्या रूप अभी हमने समझा कि जब ताप में वृद्धि करते हैं तो सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए प्रश्न इस पे इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जरूर, यहां देखना। अब मैं जो लिखना जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये प्रश्न आता है, इसी से है ना, इससे आता है कि K बराबर A होगा कब? ये भी अच्छा प्रश्न है। K बराबर A होगा यदि, आपसे कंडीशन पुटअप करता है, पूछता है कि बताइए इस इक्वेशन में K बराबर A कब होगा। तो सिंपल है, K बराबर A के लिए क्या चाहिए? ये चीज
ये चीज 1 हो जानी चाहिए ना बच्चों, ये 1 होना चाहिए। और ये 1 कब होगा? दो ही परिस्थिति में हो सकता है, या तो EA का मान 0 हो या T का मान अनंत हो। ये वो दो कंडीशन हैं जिसमें K का मान A के बराबर हो सकता है। यह पिछली परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि बताइए आर्हेनियस समीकरण में किन परिस्थितियों में K का मान A के मान के बराबर हो जाएगा। तो दो परिस्थितियां बता सकते हो, या तो सक्रिय ऊर्जा का मान 0 हो या फिर ताप अनंत हो। अनंत तो पॉसिबल है नहीं, ताप है ना, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो पूछा ही जा सकता है ना आपसे, थ्योरेटिकली तो बोल सकता है ना अगला कि बताइए कब K का मान A के बराबर हो गया। ये बच्चों अभी पहला फॉर्म हुआ आरएनएस का, दो रूप और बाकी हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या रूप और हो सकते हैं? देखो पुनः लॉग तो आप जानते ही हो, ध्यान होगा। देखिए फिर आ जाइए इधर, पुनः K बराबर क्या है? A E माइनस EA अपॉन RT। दोनों और लॉग लेने पर, लॉग समझते हो ना, दोनों और लॉग लेने पर ये किस में बदल जाता है याद होगा तो, ln K बराबर ln A। ये डेरिवेशन आपको 12th की बुक में मिलता है, हम यहाँ डेरिवेशन में नहीं जा रहे। और इस ln को लॉग में बदलते हैं तो 2.30 से गुणा करना पड़ता है, ये मैंने कल भी बताया था। तो ये 2.303 लॉग के बराबर, सुने होंगे इतना तो, लॉग A माइनस EA अपॉन RT। 2.303 को इधर से उड़ा दूं तो मेरे पास एक फॉर्म और मिल जाएगा आरएनएस का, वो क्या होगा? लॉग के बराबर हो जाएगा लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T। आप इसकी तुलना स्पष्ट रूप से y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कर सकते हैं। इसकी सरल रेखा समीकरण से हम तुलना कर सकते हैं। सरल रेखा समीकरण से तुलना करोगे बच्चों, ये प्लॉट आता होगा बनाना आपको। लॉग के को मैं y एक्सिस पे ले लूं, देखो तुलना करो, दिख रहा है ना, और x एक्सिस पर 1/t ले लूं, ये प्लॉट बेटा ऐसा आएगा। इसका ढाल का मान ये देगा, ढाल का मान इसका आपका ये माइनस EA अपॉन 2.303 R देगा। ये प्लॉट आ जाता है। ये एक और रूप है ना, दिस इज द सेकेंड फॉर्म। फिर एक अन्य रूप भी होता है, अन्य रूप भी चलता है इसका। अन्य रूप बड़ा पॉपुलर है, वो भी ध्यान रखना। अन्य रूप क्या चलता है, ये आपके सवाल करने में काम में आने वाला रूप है, यदि आपको ध्यान होगा तो ये बड़ा पॉपुलर रूप है, इस पे मैं सवाल करवाऊंगा भी सही। क्या रूप है? लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, दो परिस्थितियां हैं, EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये भी एक अन्य रूप आता है। यहां पर भी एक अन्य रूप दिखाई दे रहा है। तो तीन रूप हो गए बच्चों इसके, एक तो ये रहा, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तीन फॉर्म में आरएनएस इक्वेशन को पढ़ा जाता है, पूछा जाता है, कोई भी फॉर्म पूछा जा सकता है। यहां यह जो सवाल है वो आपके तीसरे फॉर्म से होगा। कौन सा न्यूमेरिकल आएगा मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना और समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में खूब देखा जाता है। पर एक प्रॉब्लम है इसके साथ कि क्वेश्चन आने के बाद भी अक्सर नंबर नहीं आ पाते, कारण कि कैलकुलेशन इसमें जटिल होती है। कैसे, देखो मैं बताता हूं। किसी अभिक्रिया हेतु EA का मान 17 किलो कैलोरी है, तो इसमें ताप 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर 17 डिग्री सेल्सियस से 27 कर दिया, ठीक है। दर कितना गुना होगी बता दूं मैं आपको कि दर का अनुपात यानी दर स्थिरांक का अनुपात एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। जो दर का अनुपात होगा, जो K2 अपॉन K1 होगा ना, वही R2 अपॉन क्या होगा, R1 होगा। तो अब आरएनएस का इस्तेमाल करें बच्चों, वो कहता है log K2 अपॉन K1 बराबर EA का मान रख दीजिए किलो कैलोरी में, तो उसे किस में रख देंगे, कैलोरी में रख देंगे।
2.303। आपको ध्यान होगा R का मान 2 ले सकता हूं ना मैं, R का मान 2 लिया जा सकता है ना किसके अंदर, कैलोरी के अंदर, है ना, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 1.98 होता है जिसको 2 ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां 1/300 माइनस 1/310, जो अब मैंने बताया असली समस्या यहां से स्टार्ट होती है इस सवाल के अंदर कि इसका सॉल्यूशन करना मुश्किल कार्य है, कारण कि आपको log K2/K1 नहीं पूछा है, आपको K2/K1 पूछा है बच्चों, आपको K2/K1 पूछा है। आप यहां से चलो इसको आप सॉल्व भी कर लेते हैं, ये भी एक जटिल काम है इसे सॉल्व करना भी, क्योंकि इसका एलसीएम 300 × 310 आने वाला है, तो स्पष्ट है कि कोई छोटा 2, 4, 5 वाला एलसीएम नहीं है। तो इसको सॉल्व कर भी लिया आपने, तब भी आंसर अभी नहीं आ रहा है। मान लेते हैं इसको सॉल्व करके आप लेकर आए, काल्पनिक रूप से मैं मान लेता हूं कि आप इसको सॉल्व करके x ले आए, आपको अभी भी K2/K1 निकालना है, log K2/K1 नहीं निकालना बच्चों। तो यहां K2/K1 क्या आएगा, ध्यान से देख लेना, यहां K2/K1 बराबर आ जाएगा 10⁻⁻x। ये आंसर इस रूप में होगा। अभी भी समस्या बनी रहेगी, क्यों बनी रहेगी, क्योंकि ऐसे में पॉइंट ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, जस्ट एग्जांपल, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। ये आपको काम आएगा पीएच वाले में, ये आपको काम आएगा बफर वाले में, ये आपको काम आएगा नंस्ट इक्वेशन में। जहां लॉग आ रहा है वहां मैं जो अब सिखाने जा रहा हूं वो काम लगने वाला है। इवन फिजिक्स में भी ये काम आएगा, हमेशा यह आपको यूज करते रहना होगा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, देखिए बहुत ध्यान से देख लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों। मान लेता हूं कि log K2/K1 का मान मेरे पास आया 2.3, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा बच्चों इसको, तो K2/K1 बराबर मैं कर दूंगा 10⁻2.3। लेकिन हमको मालूम है कि ऐसे कौन लिखता है 10⁻2.3, आंसर तो कहीं नहीं मिलेगा। इसको आगे बढ़ाओ बच्चों, ये जो 10⁻3 है ना बेटा, उसकी वैल्यू होती है 2, यानी आंसर आ जाएगा 200 टाइम्स। अब समस्या एक नई उत्पन्न हो गई है कि 10⁻3 का मान 2 कैसे रख दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल बात है। देख लो बच्चों, देखो एक बात अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना बिल्कुल। आपको मालूम है ना कि log 2 का मान कितना होता है, 30 होता है ना, 3010 है, 30 ले रहा हूं, ठीक है। तो 2 का मान क्या हुआ, नहीं हो गया 10⁻3, हो गया ना, सिंपल है। जैसे log 3 का मान कितना होता है बेटा, 0.4771, तो 3 बराबर नहीं हो गया 10⁻0.4771। तो यदि मेरे से 0.4771 की वैल्यू 10 की पावर की पूछी जाती है तो मैं 3 नहीं बता दूंगा। समझ रहे हैं, ये चीज बहुत काम में आती है, एग्जाम में खूब काम आएगी। ये सॉल्व करना बहुत यूजफुल है, सिर्फ काइनेटिक्स तक सीमित नहीं है, पूरे साइंस में काम आता है। और एक एग्जांपल बताता हूं, देखो और एक एग्जांपल बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक बात ध्यान रखना, बस तू ये ध्यान रखना कि कहीं भी यदि log x बराबर y हो और मुझे x का मान निकालना हो तो वो 10 की पावर y हो जाता है। इसको ध्यान रखना आप तो बस, ठीक है। इसमें एग्जांपल और दे देते हैं, मान लेते हैं log x बराबर मुझसे कहा गया है कि सर जो वैल्यू आ रही है वो 3.6 आ रही है। मेरे से पूछा व्हाट इज x, तो x इज इक्वल टू 10⁻3.6। ये तो कोई आंसर हुआ नहीं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आपने इतना मैथ्स सीखा होगा कि इसको ऐसे लिखा जा सकता ना बेटा, 10⁻3 लगा के और 0.6 ऊपर। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10⁻0.6, ये 4 लिखी जा सकती है ना लगभग, देखो ये लगभग 4 लिखी जा सकती है ना। आप पूछेंगे कहां से आ गई सर 4, आपको ये बात मालूम है कि नहीं कि log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 6020 होती है। तो 4 बराबर 10 की पावर 0.6020 आ गया नहीं, ये अप्रोक्स आंसर आ जाता है इससे। और क्लोज ऑप्शन इसमें देता ही नहीं है कभी भी, बहुत क्लियर कट ऑप्शन होते हैं, कभी भी क्लोज ऑप्शन दिए ही नहीं होते हैं। ये आपको पीएच में भी बहुत ज्यादा काम आता है। अक्सर पूछते हैं कि यदि पीएच इतना है तो H+ बताइए, H+ से पीएच तो ओके है,
पीएच दे के H+। और एक बात यहां लिख दूं, क्योंकि पीएच जैसों में काम आती है, कि यदि माइनस लॉग x बराबर y हो तो x बराबर 10⁻⁻y हो जाएगी बेटा। इसका भी एग्जांपल देख यहां पर मान लेते हैं कहीं माइनस लॉग x की वैल्यू आपको दे रखी है 0.7। मुझसे पूछा गया व्हाट इज x, तो x बराबर मैं क्या कर दूंगा 10⁻⁷ कर दूंगा ना। अब 10⁻⁷ तो इसको ऐसे लिख दो, लिख सकता हूं ना। ये लगभग आपका 1/5 आ जाएगा, क्योंकि मैं बता दूं कि log 5 की जो वैल्यू होती है वो 0.69 होती है, तो 5 इज इक्वल टू नहीं हो गया 10⁻�69। तो आप अप्रोक्स आंसर तो इसी से निकाल ही सकते ना। इस तरह से हम ये चीज आपको बहुत काम आती है, और मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आपको और भी किसी तरीके से कभी इसको 100% सिखाया गया होगा, पर मुझे जो आता तरीका वो मैंने आपको बता दिया, और मेरे हिसाब से एक आसान तरीका है, इसमें कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं है। अदरवाइज वो पॉइंट खिसकाना और इस तरह की टेक्निक बताई जाती है, वो भी सही है, गलत कुछ नहीं है। बात यह है कि कितने पल्ले हमारे पड़ती है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये बिल्कुल सरल तरीका है, ये फिजिक्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में काम आएगा, जगह जगह प्रयुक्त होता है, सभी हिस्सों में काम आता है। इसको देख लीजिए, यदि इसमें कोई दिक्कत रहती है तो बताइए। देखो log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 8, log 9, log 10, ये तो मालूम ही है ना हमको बस। अब log 12 है तो वो 4 into 3 हो जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एक log 7 ही तो है जिसकी वैल्यू नहीं ध्यान होती हमको, तो वो 5, 6 और 8 के बीच का वैल्यू हो जाएगी। एकदम ऐसे कोई एवरेज नहीं निकाल लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, इस तरीके से आप अप्रोक्स आंसर निकाल सकते हैं। और यकीन मानिए इस तरह के क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस नहीं होते, एटलीस्ट नीट में तो बिल्कुल नहीं होते हैं। 10 की पावर से ही काम चल जाता है, कई बार तो 10 की पावर से ही काम चल जाता है। आप करके देखना, पीएच में तमाम तरह ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनमें इसका यूज होता है, फुल यूज होता है। क्लियर है बच्चों, समझे हो कि नहीं? ये बात समझ में आ गई है कैसे सॉल्व करना है? ये कोई काइनेटिक्स की बात नहीं है केवल, आगे सब जगह काम आनी है। आज काइनेटिक्स में क्या देखा है? ताप का प्रभाव देख लिया भैया। ताप का प्रभाव में क्या देखा? ताप गुणांक देखा। उसके बाद क्या देखा? सक्रियण ऊर्जा। तीसरी क्या पड़ी? आरेनीय समीकरण। ठीक है, अब आपका टर्न जो है वो नेक्स्ट मंडे से आएगा। कल से जेई वालों का टर्न होगा, जेई हिंदी का। ठीक है, आगे अपन उसमें कंटिन्यू करा देंगे। एक आधा दिन का और ज्यादा बचा है, बहुत डिटेल तो एक टॉपिक में हम नहीं जा सकते क्रैश कोर्स में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, सभी को धन्यवाद। हेलो, हाँ मैम।